बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसकी रणभेरी बज चुकी है और इसीलिए जितने प्रत्याशी हैं, जो नेता है वो मैदान में है, वो अपनी अपनी रणनीतियों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। वही जनता भी चौक चौराहे पर नेताओं को लेकर के बातचीत कर रही है। और चूंकि बहुत सारे प्रत्याशी फील्ड में हैं, तो जनता के लिए बड़ा मुश्किल है समझना कि कौन प्रत्याशी हमारे लिए योग्य है और कौन योग्य नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश है कि जितने प्रत्याशी हैं कम से कम उनसे जुड़ा जाए, उनके मुद्दों को समझा जाए कि ये चुनाव किस एजेंडे पर लड़ रहे हैं। तीसरे मोर्चा के प्रत्याशी रामनाथ ठाकुर जी हैं, जो भारतीय सब लोग पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। आज हम पहुंचे इनसे बातचीत करने और समझने की कोशिश करते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत कि आपको टिकट मिला और मैदान में है। आपको भी बधाई और बक्सर की पूरी जनता को, माताओं एवं बहनों को मेरे तरफ से बार बार प्रणाम, नमस्कार। हम अभी बिहार लेवल पे बातचीत कर रहे थे जी। एक सिनेरियो बना दिया गया है कि 15 साल नीतीश जी रहे हैं, फिर 15 साल लालू रहे हैं और ये लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन एक चेहरा जो यशवंत कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पूरे बिहार में दौरा किया कुछ दिन पहले, बक्सर भी वो टीम आई थी जिसमें अरुण कुमार उसके चेहरा थे और अरुण कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बताया जाता है कि अरुण कुमार का बहुत साफ छवि है और इन लोगों ने मिलकर के शायद वैसे लोगों को यूनाइट किया जो शायद ईमानदार लोग हैं, जो बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, और आप उस पार्टी से आते हैं। तो आप अपने गठबंधन को यानी तीसरा मोर्चा को कहाँ देखते हैं? ये हमारा जो गठबंधन है, ये एक विचारधारा है। इसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, हर तबके के लोग इसमें हैं। ये पार्टी का गठन इसलिए किया गया कि जो समाज में नेताओं द्वारा कान में व्यक्तियों को जहर घोला गया है। पेट का जहर साहब निकल जाता है, लेकिन कान का जहर नहीं निकलता। ये जातीय जो जहर है, जो जातीय उन्माद फैलाया गया है, उसको समाप्त करने के लिए ये जो पार्टी है उसका गठन किया गया है। देखिए, बिहार में अराजकताएं जो है इतना फैल गई है कि जो बुद्धिजीवी हैं या महिलाएं हैं, इसमें जीना उन लोगों का दूभर हो गया है। आप जाकर के देखिए, यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूरे बिहार स्तर पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अगर संत फकीर नहीं होते तो यहाँ पर विकास की किरण दिखाई नहीं देती। आप देख लीजिए, पूर्व में उठा करके कि जितना भी कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी वगैरह बना है या ये हॉस्पिटल वगैरह, वो संत लोगों की देन है। जैसे मालवीय जी थे, फकीर लोग थे, उन लोगों ने जो है चंदा कलेक्ट करके निर्माण करने का कार्य किया। लेकिन जहाँ तक ये 15 साल की बात है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं उनको कोस रहे हैं, वो उनको कोस रहे हैं, तो ये अपने ऊपर से पाला झाड़ना हुआ। ये बहुत बुरी बात है। हमको अगर समय मिला है, उस समय में काम करना चाहिए। जो whoever criticize can never create, जो आलोचक होता है वो निर्माणक नहीं होता। इसलिए हमारा जो है ये भारतीय सब लोग पार्टी, ये जो है विचारधारा है। इसके अंदर जो है एक चीज़ हम लोगों ने विचार किया कि जो माफिया हैं या जो दबंग हैं या जो है आप समझ लीजिए कि बैड एलिमेंट्स से अराजक तत्व हैं, उनको हम लोग पार्टी में नहीं लेंगे। कोई भी चुनाव हो, चाहे वो आपका सांसद का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो, उसमें देखा ये जाता है कि मुद्दे गौण हो जाते हैं। बस एक संगठन दूसरे संगठन पे आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं। जो मुद्दे हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, जो विकास का मुद्दा है, वो चुनाव में गौण हो जाता है। आप कैसे देखते हैं इसको? अगर हम कुछ काम करते हैं तब न उसके बारे में बात करेंगे। जनता को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है। आपको एक बात बताते हैं, आप ले लीजिए कोरोना। क्या आज कोरोना नहीं है? ये कोरोना का समय नहीं चल रहा है। आचार संहिता जो लगी हुई है, चुनाव आयोग का निर्देश है कि आप जा रहे हैं तो 2 फीट की दूरी मेंटेन करेंगे। आप जा कर के देखिए, 20-20, 25-25 ठो गाड़ियाँ चल रही है। नेताजी जो है अपना गार्ड लेकर के दौड़ रहे हैं, गले से गले मिल रहे हैं। और उसी कोरोना का हवाला देते हुए अभी तक एजुकेशनल सेंटर नहीं खोले गए, स्कूल नहीं खोले गए कि कोरोना है, लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट तो हो रहे हैं। राम मंदिर तो लोग खोले, राम मंदिर का उन लोगों ने शिलान्यास किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो है आपका बुद्धिजीवियों का लोप हो रहा है, मान मर्दन हो रहा है।
ये सरकार जो है इसके द्वारा बुद्धिजीवियों का मान मर्दन हो रहा है। कोई बुद्धिजीवी साहस नहीं कर रहा है। देखिए, हमारा सबसे पहला परिवार है वो अधिवक्ता परिवार है, और उस परिवार में मैं विश्वास करता हूँ। ये लोकतंत्र की जो है इन लोगों द्वारा हत्या की जाती है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो है कानून बनाते हैं, संशोधन करते हैं, तो क्या ये नहीं कर सकते थे कि नहीं 6 महीना जो है इमरजेंसी लगा करके, राष्ट्रपति शासन लगा करके जो है फिर आगे चुनाव हो? चुनाव एक्सटेंड होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने आनन फानन में ये जो है चुनाव कराने का काम किया। लेकिन इन लोगों को पटखनी मिलेगी। जनता जो है इन लोगों को समझ चुकी है। अब ये लोग जाते हैं तो जो वर्तमान है वो बोलते हैं कि स्थिति यह है कि अब कुछ नहीं कर पाए लेकिन आगे करेंगे। अरे भाई, 5 बरस का समय कम नहीं होता है। एक दिन में आदमी जो है विकास की किरण समाज में बिखेर सकता है, दिखा सकता है कि नहीं मैं कुछ करने वाला हूँ। देश की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो पंचायत लेवल की राजनीति होती है, और आप लगभग आई थिंक कि 2 बार मुखिया रह चुके हैं। जी। और बार काउंसिल के आप जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव भी रह चुके हैं। तो राजनीति में आप काफ़ी कुछ रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि आज की राजनीति और उस राजनीति जिसमें आप गांव की राजनीति करके आए और अभी आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या फ़र्क दिखाई दे रहा हो वहाँ के पॉलिटिक्स और यहाँ के पॉलिटिक्स में? देखिए, पहले जो राजनीति में आते थे उन लोगों के अंदर एक जुनून होता था, काम करने के लिए जुनून होता था, और वो समाज में भी पैदा करते थे उस जुनून को, मिलजुल करके काम करते थे। लेकिन आज क्या है, आप एक शब्द देखिएगा, कमीशन। कमीशन का मतलब हुआ कि जैसे हम तनख्वाह पा रहे हैं, 10%, 20%, 40% आपके घर पहुंच जाता है। वो फिक्स रेट है। बिल्कुल फिक्स रेट है। हम तो पंचायत के 10 बरस मुखिया रहे, लेकिन रात में भी सोते थे तो कल का सुबह में क्या प्लान है ये मेरे दिमाग में आता था कि कैसे मेरे गांव का, मेरे समाज का, लोगों का विकास हो, कैसे जो है भेदभाव मिटे। जा कर के देखिए, हमारे यहाँ जनता जो है देखने के बाद लगेगा आपको कि कितना एक दूसरे से प्यार है। लेकिन इन लोगों ने जो है समाज को तोड़ने का काम किया है। इन लोगों के पास वाकई विमल बाबू कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग जो है गुमराह इसीलिए कर रहे हैं कि ये लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, ना भविष्य में करेंगे। आप ले लीजिए, एक बात बोल रहे हैं, एक देख रहे हैं कि दारू बेच रहा है, पकड़ा गया ना गाड़ी में, और दूसरा देख रहे हैं कि दारू जो है सामने रख करके पी रहा है, और वो देखिए किस अवस्था में वो आज व्यक्ति पी रहा है। समाज में क्या संदेश जाएगा? कच्छा पर नंग धड़म। तो प्रतिनिधि किसको हम मानते हैं? जो हमसे ज़्यादा समझदार हो। आप ले लीजिए, लोकतंत्र में एक हाई ये सिपाही है, उसकी वैकेंसी के लिए निर्धारित है मापदंड की एजुकेशन जो है कम से कम हाई स्कूल होगा। आप जो है साहब विधान बनाते हैं, संसद में बैठते हैं, क्या आपके लिए मापदंड नहीं होना चाहिए? क्या इसके लिए अमेंडमेंट संविधान में नहीं होना चाहिए? दोनों सदनों को इसमें नहीं बैठना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि जब मूर्ख लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक हम शासन कैसे चलाएंगे? अगर आदमी सोच ले कि मेरा पद रहे या न रहे, लेकिन भारत जो है विकास की प्रकाष्ठा पर जाएगा, तो भारत की जनता को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप ले लीजिए साहब, पहले आते थे डॉक्टर आते थे, इंजीनियर आते थे, जजेज आते थे, शिक्षक आते थे, अच्छे संभ्रांत किसान आते थे, या जो धूल फाँकने वाले आपके राजनीतिक लोग थे वो आते थे। अभी आप देखिए ये लोग किस तरह का नौटंकी किया। ये 8 तारीख लास्ट डेट था, और 7 तारीख को इन लोगों का जो है क्लियर नहीं हुआ कहाँ से लड़ेगा, ये क्लियर नहीं हुआ। ये क्या है? ये क्या दर्शाता? क्या चल रहा था इसमें? और ये साहब क्या चल रहा था, ये जो है बच्चा जानता है। यहाँ तो जो है अपने चहेते और पैसा से दुरुस्त जो है वहीं चुनाव लड़ेगा। तो ये सब जो है समाज को इन लोगों ने गंदा किया है, जात पात में जो है बांटा है। जात का आपने जिक्र किया, हम लोग देखते हैं कि बिहार यूपी का जो चुनाव है ये जातीय समीकरण पे ज़्यादा होता है, और चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो, महागठबंधन हो, या ज़्यादातर जो पार्टियां लड़ रही है वो जाति पाति की बात करती है और उसी हिसाब से कैंडिडेट भी चूज़ करती है।
तो आपको नहीं लगता कि जात पात यहाँ असर डालता है, जो हमारे लिए बहुत बुरा है? देखिए, ये जनता जो है ना अब समझ चुकी है। हमारे साथ आप ले लीजिए, चूँकि हम वकालत करते हैं, हमारे यहाँ सर्व जात के लोग आते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, एसी हो, एसटी हो, सवर्ण हो, जो भी हो, मेरे यहाँ आता है लोग। मुझे दिल से वो लोग जो है आशीर्वाद दे रहा है। हमको तो जो है मुस्लिम समाज से बहुत प्यार मिल रहा है, हमको जो है एससी एसटी से प्यार मिल रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो मुझे प्यार नहीं करता। वोट जो है, मत जो है साहब, मत एक वोट से जो है भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है, बशर्ते कि हम वोट की महत्ता और कीमत समझे तब। एक वोट ही जो है आपके लोकतंत्र में कि आपको अधिकार देता है कि पत्नी दूसरी जगह देगी, पति दूसरे जगह देगा, बेटा दूसरे जगह देगा, पोता दूसरे जगह देगा, पोतियाँ दूसरी जगह देगी। ये बड़ी खूबसूरती जो संविधान निर्माता थे उनकी बड़ी ऊंची सोच थी। लेकिन इन लोगों ने जो है चंद लालच में जो है, चंद जात पात में जो है बर्बाद कर दिया। हमारा भारत जो है महान सोने की चिड़िया, तो महानता भी नेताओं ने खा गया, सोने की चिड़िया को भी निकल गया, अब कुछ रह नहीं गया है। जो लोग मैदान में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, सबके अलग अलग एजेंडे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप चुनाव में हैं, आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सारी की सारी अच्छी बातें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन आप अगर मौका मिलता है आपको इन फ्यूचर या आप जीतते हैं, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? बक्सर के मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव के लिए? देखिए, सबसे पहले है पेट। पेट समझ रहे हैं ना, भोजन। भोजन कैसे चले? शिक्षा जब दुरुस्त होगी तो ऑटोमेटिक जो है विद्वान विश्व में पूजा जाता है, लेकिन धनवान जो है राजा स्वदेशे पूजते और विद्वान सर्वत्र पूजे। तो पहले जरूरी है कि शिक्षा का स्तर जो है उसको अच्छा किया जाए। आप देख लीजिए, चुनाव हो रहा है, सारे विद्यालय बंद हैं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं साहब, डिजिटल इंडिया है कहाँ? आप अगर सरकार व्यक्ति को मुहैया करा देती मोबाइल या जो है और भी आपका इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, जनता को इसके बाद ट्रेनिंग देती या तब डिजिटल इंडिया की बात करती। यहाँ जो है हम तीसरा पास हैं और डिजिटल इंडिया की हम बात करेंगे, समाज बढ़ेगा नहीं, समाज विकास नहीं करेगा। इसलिए शिक्षा पर फोकस होना चाहिए। जो बच्चे हैं उन लोगों की प्रतिभा जो है दम तोड़ रही है, बच्चे जाएं कहाँ? दूसरी बात है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का आप जा करके देख लीजिए, कूड़ादान जो है उसी में फेंका जाता है। पहले कूड़ादान के लिए व्यवस्था की जाती थी, अब जो है जहाँ जहाँ है हॉस्पिटल वहीं पर देखिए बगल में कूड़ादान है, जा करके देखिए। वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सोए हुए हैं। अगर पब्लिक जाती है तो सेवा भावना नहीं है, रोगी जा रहा है उसके साथ सेवा भावना नहीं है, व्यवहार नहीं है। रोग तो समाप्त हो जाता है कर्मचारी और डॉक्टर के व्यवहार से, वो चीज़ का लोप हो गया है। विमल जी, आप देख लीजिए कि 1965-70 में नेट का ज़माना है, उसको देख सकते हैं, गेहूं और धान की कीमत थी करीब 70 से 72 रुपये। आज जो है गेहूं की कीमत है 1800 रुपये, धान की लमसम यही है। लेकिन उस दिन 65-70 में एक एमएलए और एमपी का पेमेंट होता था, जानते हैं कितना? 250 रुपये। तो गेहूं आज जो है 70 रुपये से 1800 रुपया हुआ, और जो एमएलए का 250 और एमपी का 500 था, उसका जो है एमएलए का 1,15,000 हुआ और एमपी का 2 लाख के लमसम हुआ। तो ये जो है 250 गुना बढ़ा, और किसान का कितना बढ़ा? तो 20 गुना। किसान आत्महत्या नहीं करेगा? क्या आपको लगता है कि इन सारे मुद्दों के साथ आज के दौर में जो राजनीति में जो आज दौर चल रहा है, जो गंदगी आ चुकी है, क्या ऐसे लोग जो सच में कुछ करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, वो जीत पाएंगे, मात दे पाएंगे उन लोगों को? देखिए, जनता समझदार है, ऐसी बात नहीं है, जनता समझ रही है। अब मात करने वाली आप जो बात कर रहे हैं ना,
जिस दिन मैंने नामांकन किया उसी दिन सारे प्रत्याशियों का जो हौसला था, जो सोच रहे थे कि नहीं हम जो है इसको क्रॉस कर जाएंगे, विजय श्री पालेंगे, उन लोगों ने समझ लिया है कि मेरी जमानत बचेगी या न बचेगी। अरे यार, जात पात करना चाहिए, हाँ? जात पात धर्म से ऊपर उठो। जो विद्वान है, मान लीजिए किसी का लड़का है, बहुत अच्छा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको हमको पारितोषिक देने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो यहाँ पर तो है वैकेंसी भी आए उसमें भी जात पात, शिक्षा का स्तर है उसमें भी जात पात। ये क्या है जात पात? ये रिजर्वेशन है, उसमें जो है अच्छे अच्छे लड़के आते हैं SC ST में भी, लेकिन उन लोगों को तो अपंग बनाया जाता है। जो काम, अगर मान लीजिए कि हमारे घर आप चावल गेहूँ सब कुछ उपलब्ध करा दिए तो हमको काम करने की क्या ज़रूरत है? मेहनत कश आदमी को होना चाहिए। जब मेहनत कश होगा तो परिवार नहीं, समाज नहीं, देश का कल्याण हो जाएगा। यहाँ मेहनत कश जो नहीं, अपंग बनाया जाता है इन नेताओं के द्वारा। पीछे पीछे घूमो।